नमस्कार दोस्तों, बॉ किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी बुलडोजर सीरीज। तो आज बायोलॉजी बुलडोजर सीरीज में वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी बुलडोजर सीरीज का वह पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी, तो ये है डार्विन ने। डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की रचना की है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है। तो इंसुलिन का नियंत्रण मानव तंत्र में इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेनिसिलिन सल्फाडायाजिन क्या है। तो ये पेनिसिलिन सल्फाडायाजिन ये एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन सल्फाडायाजिन ये क्या है, एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन यानी कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान वह क्या है, कीट संवर्धन। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है वह कीट संवर्धन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है, यानी जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों, तो यहां पर ध्यान देंगे, शुष्क पुष्प कली से। लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो शुष्क पुष्प कली से लौंग प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, किस मिट्टी में, नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैलोफाइट। उसे हैलोफाइट कहा जाता है दोस्तों, जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ईईजी। तो ईईजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राम ईईजी का पूरा नाम है। और इसका उपयोग जो है होता है, तो इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं दोस्तों, मस्तिष्क में। ईईजी किसके लिए उपयोग होता है, मस्तिष्क के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। अगला पॉइंट है दोस्तों, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, तो लैंगिक जनन पर जो है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, लैंगिक जनन। अगला पॉइंट है दोस्तों, डीएनए की खोज किसने किया। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में भी किए थे कि डीएनए का खोज किसने किया, इसकी पहचान कहां से की गई है। तो यहां पर है आज का पॉइंट है, डीएनए की खोज किसने किया, ये फ्रेडरिक मीसर ने डीएनए का खोज किया था। ये पिछले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की खोज किसने की। तो यहां पर एक डीएनए की खोज किसने की, लेकिन जब भी बात होगी दोस्तों एक्सरे विश्लेषण द्वारा जो है डीएनए का खोज, एक्सरे विश्लेषण द्वारा, किसके विश्लेषण द्वारा, एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए का खोज किसने किया, तो वाटसन व क्रिक ने। जब सिर्फ डीएनए की खोज आएगा तो बताएंगे फ्रेडरिक मीसर, लेकिन एक्सरे जो है विश्लेषण द्वारा डीएनए का खोज किसने किया, तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वह ग्लाइकोजेन के रूप में, किसके रूप में होती है, ग्लाइकोजेन के रूप में। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानव शरीर में पानी होता है। तो मानव शरीर में पानी क्या होता है दोस्तों, मानव शरीर में जो पानी होता है वह होता है 70%, यानी 70% जो है आपके शरीर में पानी होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, यानी कौन सा विटामिन जो है अर्गोकैल्सिफेरॉल कहलाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर विटामिन D2 को हम कहते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए जो है कहाँ पर भंडारित होता है, शरीर के किस अंग में जो है वह विटामिन ए जो है भंडारित होता है, तो यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों, B12 में। और B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन।
साइनोकोबालामिन जो है B12 का रासायनिक नाम है। और ये B12 जो है किस विटामिन, ये B12 जो है कोबाल्ट में होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो रक्त का जो है परिमाप जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, 5 से 6 लीटर। तो 5 से 6 लीटर जो है मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, रक्तदाब का मापन होता है। तो रक्तदाब का मापन हम किससे, रक्तदाब का मापन जो है होता है किसके द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है रक्तदाब का मापन होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। तो मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है दोस्तों, 120/80। तो 120/80 जो है मनुष्य का रक्तचाप होता है। अब यहां ध्यान देंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है यहां पर कि ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ब्रिक यानी इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में यकृत बोलते हैं, और किडनी को हम ब्रिक यानी किडनी को ही हम ब्रिक कहते हैं। तो ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना, 1200 सीसी। 1200 सीसी जो है ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है दोस्तों, तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, या इसे आप हार्मोन भी कह सकते हैं। इंसुलिन जो है आप प्रोटीन या हार्मोन जवाब दे सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो दोस्तों याद रखना है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है दूध का स्राव होने में ये क्या निभाता है, भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स याद रखना है दोस्तों। किस हार्मोन्स में आयोडीन मिलती है, तो आयोडीन यानी आयोडीन जो है किस हार्मोन्स में मिलती है, तो याद रखना है दोस्तों थायरॉक्सिन में आयोडीन मिलती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद जो है क्या है, तो O2 ऑक्सीजन। यहां पर क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ऑक्सीजन। तो जब भी क्वेश्चन आएगा प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है तो क्या है, ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है दोस्तों, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला पॉइंट है दोस्तों, कोशिका का स्रोत होता है। तो कोशिका का स्रोत क्या है दोस्तों, कोशिका का स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का स्रोत है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा अंग प्रभावित होता है। तो यानी कौन सा अंग प्रभावित होता है, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, तो याद रखना है यकृत जो है, यकृत इसमें क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा यकृत अंग जो है प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऑन्कोजीन संबंधित है। तो ऑन्कोजीन किससे संबंधित है, कर्क रोग से। कर्क रोग को हम क्या बोलते हैं, कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग, या इसको हम क्या कहते हैं, कैंसर। अगला पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बीपीएससी में क्वेश्चन किया जा चुका है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है मनुष्य के शरीर में, तिल्ली या इसी को हम प्लीहा बोलते हैं, और दूसरा थाइमस ग्रंथि और अस्थिमज्जा। यानी आपका ये तीन जो है इसका आप जवाब दे सकते हैं। तिल्ली या तिल्ली को प्लीहा बोलते हैं, या थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा कि सर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो हो सकता है उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तिल्ली भी दिया हुआ रहेगा, प्लीहा भी दिया हुआ रहेगा, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा, या एक से अधिक भी दिया हुआ रहेगा। तो जब भी एक से अधिक दिया हुआ रहेगा तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। तो रक्त कैंसर की रोकथाम में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, रेडियो फास्फोरस, जिसको P20 यानी फास्फोरस 32 एंड कोबाल्ट 60,
समझिए, रक्त को कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है रेडियो फास्फोरस यानी P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग हम किस में करते हैं? रक्त कैंसर की रोकथाम में। शरीर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने का काम जो है कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये जो आपका बायोलॉजी बुलडोजर सीरीज था, तो इस तरह का हम क्वेश्चन जो है लगातार लाते रहेंगे। तो ये जितना भी बायोलॉजी बुलडोजर सीरीज क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो है 100% आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, और खासकर जो है कुछ दिनों में आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आज जो भी पॉइंट बताया इससे 100% क्वेश्चन किया जाएगा। तो आप जो है इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका ये जो भी बीपीएससी में क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट्स करें। दैट्स ऑल।